नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ आलोक। दरारें, दर्द और यादें, इन दिनों जोशीमठ की मानो बस यही एक कहानी है। हर तरफ लोगों का दर्द साफ तौर पर देखा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। वो लोग जो आज विस्थापन के लिए मजबूर हैं, जिनका एक मकान था, अपना घर था, सारी जिंदगी जिन्होंने वहां पर अपनी गुजारी, लेकिन अब वही लोग टेंट में या फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रातें गुजारने को मजबूर हैं। और सुबह उठते ही लोग किस तरीके से अपने घर को, अपने आशियाने को देखने आते हैं, तो मकानों को खाली कराया जा रहा है। घरों में वर्षों से रह रहे लोग अपना दुखड़ा सुनाते नजर आ रहे हैं। लोग कैंपों में रह रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं और सुबह होते ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने घरों को लोग देखने के लिए आ रहे हैं। तो दरारों से दर्द में है जोशीमठ। जोशीमठ को लेकर के इसरो का भी अलर्ट। 13 दिनों में 5.5 सेंटीमीटर धंसा है जोशीमठ। अंदाजा लगाया जा सकता है, क्या सिर्फ कहानियों में रह जाएगा जोशीमठ? आखिर क्यों खतरे में है जोशीमठ? क्या धीरे धीरे तबाह हो रहा है जोशीमठ? ये वो तस्वीरें हैं, ये वो सवाल हैं जो हर शख्स के जहन में हैं कि आखिर क्यों खतरे में है जोशीमठ? क्या धीरे धीरे तबाह हो रहा है जोशीमठ? आज की इस डिबेट में हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि जोशीमठ को लेकर के जो राहत और बचाव कार्य हैं वहां पर वो किस तरीके से वहां पर चल रहे हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें किस तरीके से काम कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात जो प्रशासनिक व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, प्रशासन क्या कुछ इंतजाम कर रहा है, किस तरीके के राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, पुनर्वास को लेकर के क्या व्यवस्था है, वैकल्पिक किस तरीके से व्यवस्थाएं कराई गई हैं, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर 13 दिनों में 5.5 सेंटीमीटर जो जोशीमठ धंसा है, अब इसके क्या मायने हैं, ये किस तरीके की अलर्टनेस है और अब आगे किस तरीके से अलर्ट रहना है। ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे कि दरारों से जो दर्द में है जोशीमठ। तो लगातार एक तरफ सरकारी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की लोगों को दरकार है, लेकिन लोगों का जो दर्द है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पर गए, व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से भी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। अमित शाह ने भी फोन किया, किस तरीके से जानकारी ली, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। और इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर रात गुजारी, लोगों का दर्द जाना, लेकिन लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो डर है, और वो लगातार बना हुआ कि हर पल एक नए हादसे का डर बना हुआ है। लोग कैंपों में भी रह रहे हैं, व्यवस्था करवाई जा रही है, हालांकि मुआवजा भी दिया जा रहा है, लेकिन क्या जो तस्वीर नजर आ रही है, जो भरपाई की जा रही है, वो चीजें पर्याप्त हैं? इसी बीच विपक्ष भी काफी मुखर है, एक विपक्ष से भी लेकिन ऐसे में मदद की गुहार लगाई जा रही है। तो आखिर क्यों खतरे में है जोशीमठ और क्या धीरे धीरे तबाह हो रहा है जोशीमठ, और दरारों से दर्द में है जोशीमठ, और अब पुनर्वास को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की तरफ से, और कुल मिलाकर के पूरी तरीके से जो लोगों में वहां पर अनिश्चितता का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर के सबसे पहले जो प्राथमिकता है, एक तरफ सरकार लगातार बैठक कर रही है, बैठकों के दौर जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जोशीमठ को लेकर के इसरो का भी अलर्ट है। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा है जोशीमठ। अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के आज की इस कुरुक्षेत्र में हम चर्चा करेंगे एक बड़े पैनल के साथ, एक हेल्दी पैनल के साथ, कि जो राहत और पुनर्वास का जो पैकेज है वो किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचा रहा है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर बात करें तो किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के चीजें सामने आ रही हैं। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भूगर्भ वैज्ञानिक अजय कुमार आर्या जी हैं। अजय जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्यकांत जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और सुरेश जोशी जी हैं प्रवक्ता बीजेपी। सुरेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं राजनीति की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी अजय कुमार आर्या जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जोशीमठ की हर किसी कहानी, दर्द किसी सबका यही नजर आ रहा है, हर तरफ लोगों को एक मदद की दरकार है। मैं सबसे पहले जो इसरो ने जो तस्वीरें, जो अलर्ट जारी किया है, एक तरफ राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। मैं अभी कोई सरकारी मदद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये किस तरीके का अलर्टनेस है और किस तरीके से इससे सजग रहना है। जी देखिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत समाचार पर इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर मुझे आपने आमंत्रित किया आलोक जी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, ख़ास तौर से पूरी दुनिया की निगाहें और नज़रें इस घटना पर हैं कि उत्तराखंड के जोशीमठ में एक्चुअली क्या हो रहा है। और अभी हाल ही में इसरो द्वारा अभी सैटेलाइट पिक्चर जारी किए गए, जिन्होंने लगभग 2 वर्ष का आकलन करके जोशीमठ में क्या हो रहा था और आज की डेट में क्या हो रहा है। जैसा कि मैं आपके चैनल पे भी 2 दिन पहले भी था, तो मैंने ये कहा था कि अगर सैटेलाइट इमेजेस की मदद ली जाए कि पहले की सैटेलाइट इमेज और अभी की सैटेलाइट इमेज और क्या कह रही है, तो दोनों का कंपैरिजन एक आ सकता है। तो जिस प्रकार से दरारें दिन पर दिन बढ़ रही हैं, देखिए वो चिंता का बहुत बड़ा विषय है। मैं इसको पूरी तरीके से मानव जनित नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मानव ने उस प्रक्रिया को कई गुना अधिक बढ़ाने का कार्य किया है। धरती का विशेष तौर से हिमालय के टेरेन में, हिमालय के क्षेत्र में इस तरह की घटना होना, इसको हम लोग नियो टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप ये लैंडस्लाइड की या भूस्खलन की या भूधसाओं की समस्या उत्पन्न होती है। ये एक आम बात है। लेकिन जो इसकी दर है, 13 दिन में 5.5 सेंटीमीटर धंस जाना, ये किसी न किसी त्रासदी की तरफ इशारा कर रहा है। भूवैज्ञानिक होने के नाते मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी की पूर्वक कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं कि खाली ज़मीन है, वहाँ पे हजारों लोगों का घर है, वो निवास कर रहे हैं। और जिस तरह से जोशीमठ और उसके आसपास क्षेत्र की भूगर्भीय और भौगोलिक स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को अपने आप में एब्जॉर्ब करने की वो क्षमता रखता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, इतना कुछ होने के बावजूद भी, तमाम वैज्ञानिक साक्ष्य होने के बावजूद भी, चाहे आप जेबी ऑर्डन का 1935 का पर्चा देखें या रिसेंटली में हमारा 2021 का पेपर देखें या अन्य वैज्ञानिकों का देखें, और 1996 का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर रिपोर्ट देखें, किसी ने भी वहां पर रोड चौड़ीकरण की सलाह नहीं दी है। लेकिन क्यों ये हुआ, क्यों 4 लेन बनाया जा रहा है, और अगर 4 लेन बनाया जा रहा है तो उसकी उतनी गति क्यों इतनी अधिक है? पिछले 4-5 साल में उतने अधिक रफ्तार से उसको बनाया जा रहा है। एक बात तो निकल करके आई कि अजय कुमार जी, कि लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, उनकी जो रिपोर्ट है, उनके जो सुझाव हैं, उनकी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अनदेखी की गई। जो रिपोर्ट्स, जैसा कि आपने भी बताया, मैं कुछ और भी चीजों को समझूंगा, थोड़ा सा आगे की बात भी करूंगा। और मैं इस वक्त सुरेश जोशी जी के पास चलूंगा। सुरेश जी, आपने देखिए अजय कुमार आर्या जी की बात सुनी, मैं उस पर भी बात करूंगा कि आगे किस तरीके से, क्या कुछ रोड मैप है, किस तरीके का प्लान है। लेकिन फौरी तौर पर अब इस वक्त जो है वो विस्थापितों को, जो पीड़ितों को राहत पहुंचानी है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करानी है। हालांकि सरकार लगातार कर रही है, लेकिन जो चीजें हैं वो दिख रही हैं, उससे लग रहा है कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो कहां पर आपको कमी लग रही है, अभी किस तरीके से काम में तेजी लाई जाएगी, क्या कुछ व्यवस्थाएं, जरा सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा। देखिए आलोक जी, पहली बात तो ये है कि जोशीमठ की जो त्रासदी अभी आई है, निश्चित तौर पर देखिए ये एक चिंता का विषय है। और चिंता करने के साथ साथ क्या है कि आगे संपूर्ण उत्तराखंड का जो पर्वतीय भूभाग है, उस पर्वतीय भूभाग में हमको किस तरह से अब आगे डेवलपमेंट करना है, आगे चीजों को करना है, और जो एक मानवता का रुख है उस पर कैसे हमको जो है कि एक परिवर्तन लाना है, कई प्रश्न खड़े कर गया है जोशीमठ। लेकिन उसके साथ साथ ही जो भूवैज्ञानिकों का भी मत है, देखिए इसमें अभी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था डॉक्टर साहब को, निश्चित तौर पर इसमें पुरानी रिपोर्टें भी काफी इस तरह की हैं, नई रिपोर्टें भी हैं। लोडिंग का भी विषय है कि
चाहे वो जोशीमठ हो, चाहे हमारे प्रदेश के और अन्य क्षेत्र हो, जिस तरह से उसकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से न जाने कितना गुना ज्यादा उस पर भार आ चुका है। और उस पर कहीं पर को जो ये विषय भी है कि भाई जो भूगर्भीय एक हलचल है, चाहे उस पर हम कहें कि सड़क के काटने का कहें, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का कहें, या कोई और चीज कहें, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आज के दिन अब हमको सोचना ये है, जो हमारे सामने प्रश्न खड़ा है कि वो ये प्रश्न खड़ा है कि हम अब इसको कैसे जो है कि इस समस्या का निदान पूरे उत्तराखंड में करेंगे। तो उसके लिए आज के दिन अगर हम जोशीमठ पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इस समय सरकार की पहली प्राथमिकता जोशीमठ के सभी नागरिकों को कैसे हम रिलीफ दे सकते हैं। और उसमें जो है कि जिनको हमने रिलीफ देना है उसके अलग अलग स्तर हैं। पहली तो हमारी प्राथमिकता ये है कि जो लोगों के घर टूट गए हैं, जो घरों से बर्बाद हो चुके हैं, उनके घरों को कैसे, उनको घरों से निकाल करके अन्यत्र कैसे स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं, खाद्यान्न की व्यवस्था कैसे करें, दवा की व्यवस्था कैसे करें, उनके आगे की व्यवस्थाएं कैसे ठीक हों। फिर दूसरा विषय पुनर्वास का आता है कि भाई कितना परसेंट जोशीमठ को पुनर्वासित करना है या संपूर्ण जोशीमठ को पुनर्वासित करना है। ये तमाम विषय हैं। इसके लिए केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें काम कर रही हैं। और साथ ही साथ जो भी हमको व्यवस्था वहां पर देनी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे प्रशासन के माध्यम से हो, चाहे जनता के सहयोग से हो, वो कोई भी प्रयास ऐसा नहीं है कि जिसको सरकार ने कोर कसर करके छोड़ा है। स्वयं मुख्यमंत्री, चलिए वो मैंने खुद भी दिखाया और मैंने खुद भी अभी कहा आपके कहने से पहले कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए, वहां पर उन्होंने लोगों से बात करी, विस्थापितों का दर्द जाना, पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाई और रात में भी रुके वहां पर, उन्होंने सब पूरा व्यवस्था देखी वहां की। मैं आपसे कुछ और भी सवालों का जवाब लूंगा, लेकिन मैं सूर्यकांत धस्माना जी आपके पास आ रहा हूं, आपका स्वागत करना चाहूंगा। यहाँ पर बात पक्ष विपक्ष की नहीं है, इस वक्त हम सब का है जोशीमठ, और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, वहां पर किस तरीके से पुनर्वास की बात की जा रही है। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके के वहां पर इंतजाम है और जो सरकार कर रही है वो पर्याप्त है या अपनी ओर से भी कुछ और मदद कर रहे हैं? जरा हालांकि दो तीन बातें मैं बड़ी महत्वपूर्ण आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, ये बात सच है कि इस समय, इस वक्त दलीय आधार पर, राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ भी कहना उचित नहीं। और हम शुरू से, जिस दिन से 2 जनवरी को सबसे पहले इस बात का शोर मचा, उसके बाद से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग गए, मैं स्वयं 3 दिन वहां रहा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वहां गए, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वहां गए, सबसे पहले हमारे जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है और पूर्व अध्यक्ष है प्रीतम सिंह जी, पूर्व मंत्री है, वो सबसे पहले मुख्यमंत्री जिस दिन पहुंचे उसी दिन वो भी पहुंचे। हमने एक शब्द भी राजनीतिक लाइन पर नहीं, लेकिन सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। अगर हम सच्चाई बोलेंगे तो ये कहा जाएगा कि पॉलिटिकल एंगल से बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता हम नहीं कह रहे। आप 2013 की आदरणीय सुषमा स्वराज जी की पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने स्पीच दी है, उसको जो वायरल हुई है पूरे इस समय देश में, उसको जरा सुन लीजिए क्या उन्होंने कहा। और 2014 में इस देश के अंदर मोदी जी की सरकार आई, 8 वर्ष हो गए, मैं उस पर भी नहीं जा रहा। मैं 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पे भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं कोई जियोलॉजिस्ट नहीं हूं। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं जो लेमैन की समझ में आती है। 7 फरवरी 2021 को चमोली जनपद के रैणी में, जो रैणी जोशीमठ से लगा हुआ है, उसमें आपदा आई और उस आपदा में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। जिस दिन रैणी में आपदा आई उसी दिन से जोशीमठ के बारे में कहा जाने लगा, क्योंकि वहां पर क्रैक्स आने शुरू हो गए। वो बहुत बारीक क्रैक्स, लेकिन 2 वर्ष का समय हो गया पूरा। ये जनवरी चल रहा है 2023 और मैं 7 फरवरी 2021 की आपसे बात कर रहा हूँ, जिस दिन रैणी में आपदा आई। उसके बाद से लेकर अब तक 2 वर्ष का समय जी। सारी जितनी साइंटिफिक स्टडीज है जोशीमठ के बारे में, वो सब जानते हैं कि ये ग्लेशियर्स के डेब्रिस से, ग्लेशियर्स के मलबे से ये पूरा पहाड़ बना हुआ है और उस पर जोशीमठ बसा हुआ।
इसके ऊपर किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कितनी खुदाई होनी चाहिए, टनल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में साइंटिफिक स्टडीज हैं। लेकिन जो बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि आज भी वहां जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है उसके द्वारा कल ही रात को पत्र लिखा गया राज्य के मुख्यमंत्री जी को कि वहां पर टनल में अभी भी विस्फोट जारी है, नीचे जो टनल खोदी गई है और उसके बारे में सफेद झूठ बोला गया। जो आपने भी राहत और बचाव कहा, मैं इस बात को बड़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इस पर आप सवाल भी कर सकते हैं। रूलिंग पार्टी के नेता बैठे हैं हमारे आदरणीय जोशी जी कि 2021 से मैंने दो साल का आपको समय बताया, लेकिन आज केवल और केवल अगर राहत और बचाव के मामले में कुछ किया जा रहा है या बोला जा रहा है, वो एनटीपीसी को बचाने के लिए कहा जा रहा है, एनटीपीसी पर आंच ना आए इसके बारे में कहा जा रहा है। वहां पर चलिए वो तस्वीरें भी मैंने दिखाई थी कि एनटीपीसी गो बैक के नारे भी लगे थे। सूर्यकांत धस्माना जी आपने अपनी बात रखी, लेकिन बड़ी बात यह है, ये वक्त है सरकार की टांग खींचने का नहीं है, ये वक्त है खुद आगे आकर के मदद करने का। हमारा सवाल ये है कि आप कितनी मदद के लिए आगे आए। मदद करने का जहां तक सवाल है, हमने वहां के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा धस्माना साहब ये वो वाली आपदा नहीं है कि हमको कंबल चाहिए, हमको राशन चाहिए, हमको गर्म कपड़े चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे बारे में हमारे भविष्य का क्या होगा, वहाँ सारे जो मकान पूरा जोशीमठ इस समय, भविष्य की तो बात तब करेंगे ना जब हम अभी वर्तमान की बात करेंगे। वर्तमान की जरूरत क्या है? वर्तमान की जरूरत ये है कि 2 साल में इस सरकार को लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना लेनी चाहिए कि जोशीमठ को हमको सब प्लानिंग बनेगी, लेआउट बनेगा, एक रोड मैप बनेगा, वैज्ञानिकों की राय भी ली जाएगी। लेकिन बड़ी बात है कि जो अभी टेंट में रात गुजार रहे हैं उनको फौरी तौर पर राहत पहुंचाना है। सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त की ये है। नहीं, मैं आपसे ना इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए मैं वहां पर रहा हूँ 3 दिन, हमारे लोगों ने वहां से पूरे घर घर जाकर के बातचीत करी है लोगों से। उनकी चिंता अपने भविष्य को लेकर के है और राज्य की सरकार अभी तक ना तो वहां उसको अगर अचानक ये भू समाधि ले लेता है तो ये 40-45 हजार की आबादी को इवैक्यूएट कैसे कराएंगे आप? उसका कोई प्लान है आपके पास? आप इतनी बड़ी आबादी को अगर आपको परमानेंटली वहां से शिफ्ट करना है तो क्या कोई ब्लूप्रिंट है कि कौन सी भूमि? चलिए इसी ब्लूप्रिंट को लेकर के मैं चाहता हूं कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब मिले। सुरेश जी, जब मैंने फौरी तौर पर राहत की बात की और तमाम सारे इंतजामों को लेकर के बात की, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, लेकिन अब आप फौरी तौर पर राहत के लिए क्या और किस तरीके का रोड मैप है, क्या कुछ प्लान है, जल्दी से हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए आलोक जी, पहली बात तो यह मैंने पहले कहा कि इस समय जो व्यवस्थाएं वहां पर चल रही है प्रशासन के द्वारा, पहले तो जिस बात को कहा जा रहा है कि वहां पर सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो रोड के प्रोजेक्ट हैं, चाहे एनटीपीसी का है, चाहे अपने बिशुप्रिया का जेपी प्रोजेक्ट है, इन सभी प्रोजेक्टों को बंद कर दिया गया है। कोई भी प्रोजेक्टों में किसी में अभी काम नहीं हो रहा है। और इवन इतना कि जो नगरपालिका के जोशीमठ के कार्यों को भी बंद किया गया है। मैं पहले तो आपको एक चीज ये क्लियर कर दूं कि निर्माण कार्य वहां पर किसी तरह का भी कोई नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है, पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग वहां पर अभी निवास कर रहे हैं, जो वहां के नागरिक हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वहां के हमारे भाई बंधु जो भी हैं, उनको फर्स्ट स्टेज में जिनके घर टूट गए तो उनको शिफ्टिंग, उसके बाद पूरे संपूर्ण जोशीमठ का जो प्लान है उसके लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया है कि क्या संपूर्ण जोशीमठ को शिफ्ट करना होगा या कुछ जोशीमठ को शिफ्ट करना होगा। जहां तक देखो मुआवजे का भी विषय था कि फौरी तौर पर 1.5 लाख रुपए उन लोगों को मुआवजा दे रहा है जिनको घरों से शिफ्ट करके जिनके घर वास्तव में टूटने की स्थिति में आ चुके हैं। लेकिन उनका बाजार भाव क्या होगा, उनको कितना पैसा दिया जाएगा, उसके लिए भी दोनों सरकारें मिलकर के प्लान कर रही हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री जी और यहाँ के प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, दोनों की निगाह हर पल हर क्षण इस समय जोशीमठ में है। इसलिए बिल्कुल वो चीज भी देखी जा रही है जिस तरीके से लगातार अब सरकार पूरी तरीके से ध्यान दे रही है, चाहे विस्थापितों के पलायन को लेकर के हो, चाहे वैकल्पिक व्यवस्था, वो चीजें भी लगातार मैं ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चलिए, अच्छा अपनी बात रखिए। जी हाँ, देखिए मैं पहली बात ये बताऊं कि सरकार हर पल हर क्षण वहां पर नजर रखी है। हम कोई भी कोर कसर जोशीमठ को लेकर नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो बार बार कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साहब वो रैणी गांव की घटना हुई और उसके बाद कुछ नहीं हुआ,
ब्रैनी गांव की घटना के बाद भी पूरे पर्वतीय क्षेत्र के भूभागों मैं मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं कोशिश यही कर रहा हूं किस तरीके से राहत और बचाव कार्य लोगों को सबसे पहले जो है सुविधाएं मिले। मेरा ये मुद्दा है ही नहीं। मैं तो ना ये कह रहा हूँ कि क्योंकि विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि एनटीपीसी को लेकर के बचा रही है। लोग जो है स्थानीय लोगों की असल जो तस्वीर है वो एनटीपीसी गो बैक के नारे लग रहे हैं वहां पर। जी जी सुरेश जी देखिए, हाँ। स्वाभाविक होता है कि अगर लोग 100 साल 200 साल 250 साल से वहां पर बैठे हैं, उनकी आज तकलीफ है, तो तकलीफ के समय पर यह प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, नारे लगाना उनका अधिकार है। और नारे किसके लिए लगाएंगे भाई? माँ जब बच्चा रोता है किसके लिए रोता है? अपनी माँ के लिए रोता है ना, माँ दूध पिलाएगी। यानी आज सरकार हमारी अगर केंद्र में है, प्रदेश में है, तो नारे लगेंगे। देखो, ये उनका अधिकार है, उनको नारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हम कर्तव्य विमूढ़ होकर के नहीं रह सकते। हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत है उसमें कोई साफ नहीं है। चलिए, नीति और नियत पर सवाल उठे, नारे लगेंगे, वो उनकी नाराजगी है, तो नाराजगी को लेकर के नारे लगेंगे। मैं एक बार सूर्यकांत धस्माना जी के पास आऊं, लेकिन मैं इससे पहले एक बार अजय कुमार आर्या जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच आपने कुछ रिपोर्ट्स को लेकर के बात की थी कि अभी भी कई हाइड्रो प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जो पाइपलाइन में हैं, और 1976 में किस एनसी मिश्रा की रिपोर्ट की थी, उस पर इतनी सरकारें आई, सब अपने अपने बचाव में अब सब बातें कर रही हैं, लेकिन उस रिपोर्ट पर कभी किसी ने मंथन नहीं किया। नहीं, ये मुझसे पूछ रहा है, कट गया। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं अजय जी? चलिए, अजय जी से मैं इस सवाल का हाँ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल गई। अभी बीच में कट गई थी, फिर से रिकनेक्ट हो गई। जी, अपनी बात रखिए। बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। मैं कह सकता हूँ कि मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट जो 1976 में आई, और उसके पहले जेबी ऑर्डन की रिपोर्ट है 1935 में, और उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 1996 में पूरे हिमालय टेरेन की। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं से विकास की इस आपाधापी में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रिपोर्ट्स की अनदेखी हुई है। नहीं तो इतनी बड़ी हिमालय में ये घटना होना बहुत आम बात है, लेकिन अगर इसकी स्पीड अप ये हो जाए तो ये चिंता का विषय बन जाता है। उदाहरण के तौर पे हिमालय एक बढ़ता हुआ पर्वत श्रृंखला है। अगर उन जगहों पे भूकंप आता है जहाँ पे मानव का वास नहीं है, तो हमें वाकई में कोई समस्या नहीं है। ये भूकंप और लैंडस्लाइड आते रहते हैं, लेकिन समस्या वहाँ आती है जब लैंड यूज लैंड कवर प्लानिंग, जिसको भूभाग उपयोग की प्लानिंग में जब गड़बड़ी होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में हम मकान, दुकान और होटल इत्यादि बनाने की परमिशन दे देते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरे पास एक विजुअल है, चित्र है, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ अपने कैमरा। बिल्कुल, मैं चाहूंगा इस कैमरा से जूम करके दिखाएं जी, जल्दी से इसको फोकस करें। जी स्क्रीन पे दिखाइए इसको प्लीज, ये नीचे वाला। ये लखनऊ विश्वविद्यालय में 2022 को हिमालय, नीचे वाला दिखाइए। जी सर, मैं देख रहा हूँ, अब आप एक्सप्लेन करिए सर। हाँ जी, ये जो चीज है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये क्षेत्र है, इसको हम लोग चंबा भरमौर, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर भी दो नदियां हैं, रावी नदी है जिसके आगे बांध बनाया गया है, चमेरा 1 चमेरा 2, और आगे रंजीत सागर डैम है, और बगल से बुद्धि रिवर बहती है। कमोबेश सेम स्थिति जोशीमठ की है, एक तरफ अलकनंदा बह रही है, दूसरी तरफ धौली गंगा बह रही है। और ये जो लाल निशान आपको दिख रहे हैं, लाल कलर के धब्बे, ये सब लैंडस्लाइड की जोन है जी। और ये निर्धारित जोन है, क्योंकि ये हमने लैंडस्लाइड हजार जोनेशन मैपिंग 1:5000 स्केल पे किया। और आप देखिए जहां जहां ये काट रहे हैं, इन क्षेत्रों में जहां जहां लाल निशान पड़ा है, किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट एक्टिविटी हम नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं जोशीमठ की स्थिति में जाता हूं, उसका एक कंपैरेटिव चार्ट भी हमारे पास है, वहां पे कमोवेश हमको ऐसी स्थिति मिलती है। दूसरा दिखाइए जरा, ये स्थिति मिलती है। जगह जगह पे वाटर सीपेज है, जगह जगह पे फॉल्ट लाइन एक्टिव है, जॉइंट प्लेन है, यहाँ पे रिजर्वायर बना हुआ है जो पोर प्रेशर पोर वाटर बढ़ा रहा है। कहने का मतलब ये है
कि अगर इस प्रकार का भी अध्ययन जोशीमठ में राज्य सरकार ने वो करा लिया होता तो कम से कम हम उन क्षेत्रों को जान रहे होते कि किसी भी स्थिति में यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी हम नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे जो 4 धाम यात्रा के लिए 4 लेन रोड बन रही है, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र नगर के ऊपर अगर आप जाएं और बद्रीनाथ तक जाएं तो कहीं भी कोई स्कोप बचता है 4 लेन करने के लिए। यद्यपि वो स्ट्रेटेजिकल जगह है, आर्मी की पूरी काफिला वहां से गुजरता है, लेकिन उसको इतनी तेज गति से बनाने से अच्छा उसको 15 से 20 साल डिले करके धीरे धीरे बनाते। क्योंकि जो आप बता रहे हैं, अच्छा सभी लोग केवल एनटीपीसी को दोष दे रहे हैं, केवल एनटीपीसी को दोष देना उचित नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो जंगल की कटान है चौड़ीकरण के नाम पे, उसके बाद ये जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं वो पहाड़ों को तो महसूस हो रहे हैं, आम जनमानस को महसूस नहीं हो रहा है। इसी वजह से जगह जगह पे क्रैक धीरे धीरे हेयरलाइन बने, और चूंकि नीचे से एक टनल जा रही है उसने हेयरलाइन के स्कोप को बढ़ा दिया है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं, आपके बीजेपी के प्रवक्ता भी सुरेश जोशी जी बैठे हुए हैं, जी तमाम आपके संस्थान उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तराखंड में, देश में है, जो लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन मैपिंग का कार्य कर रहे हैं। आप ऐसे एक फुल प्रूफ रिपोर्ट कई जगहों से लें, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा हो सकता है सरकार का खर्चा भी हो जाए, लेकिन जनहित के लिए खर्चे को सरकार को नहीं देखना है। जी चलिए, जनहित से जुड़ी आपने बहुत अच्छी बात कही अजय जी। मैं आपसे फिर से आपसे थोड़ी सी और जानकारी लूंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जिस तरीके से आपने समझाने की कोशिश की, जो रेड जोन था वो वाकई में जो चीजें हैं वो वहां पर विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन वहां पर वो कार्य नहीं किए जाने चाहिए। मैं जल्दी से सुरेश जोशी जी, मैं आपके पास इस सवाल का जवाब लेकर के आ रहा हूं। देखिए, कहा जाता है लगातार सरकार की तरफ से कि हाँ वैज्ञानिक से भी हम राय लेते हैं, लगातार बैठ के जा रही हैं, लेकिन इस बीच आप लोगों ने क्या वैज्ञानिकों की कोई मदद नहीं ली या कोई अलर्ट आपको नहीं मिला इस तरफ से क्या? देखिए, वैज्ञानिकों में भी क्या है, जैसे अजय जी ने जो बात कही है, देखिए जैसे पॉलिटिकल पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, अदर पार्टी, ऐसे वैज्ञानिकों को भी पार्टियां लगती हैं। अच्छा, क्योंकि वो इसलिए लगती हैं कि एक तो देखो विकास को तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन विकास की कीमत पर जो है विनाश भी नहीं आ सकता है, दोनों बातें। अब लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो रोड प्रोजेक्ट बन रहा है या जो रेलवे का प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें अजय जी ने बिल्कुल सीधे अंगुली खड़ी कर दी, मैं अजय जी से ही पूछना चाहता हूँ, जो जियोलॉजिस्ट जिन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं, क्योंकि जो टनल बन रही है या जो कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है, मैं किसी के बचाव में नहीं बोल रहा हूँ, उन सारे टनल और प्रोजेक्टों में ही इनके ही पढ़े हुए, इनकी डिग्री लिए हुए, इनके जो भाई होते हैं, भूगर्भीय साइंटिस्ट जो होते हैं, वो रिपोर्ट्स देता है। ओके, उस रिपोर्ट्स के आधार पर पर्यावरण की रिपोर्ट होती है, आपके भूगर्भीय रिपोर्ट होती है, आपकी आदर्श रिपोर्ट होती है। इन रिपोर्ट्स के आधार पर कोई भी प्रोजेक्ट देश और प्रदेश के अंदर बनता है। इसलिए ये कहना सरासर कि साहब जो ये प्रोजेक्ट बने हैं ये नेताओं ने बनाए हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि ये उसको पॉलिटिकल ले जा रहे हैं, सरकारों में ले जा रहे हैं, लेकिन पार्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट, अरे तो एनओसी तो कोई भी नए प्रोजेक्ट को लेकर के सरकार के विभाग है वही देते हैं ना। चलिए, मेरा मुद्दा ये नहीं है, सरकार के विभागों में जिस विभाग में की आप बात कर रहे हैं अजय जी, उस विभाग की भी एनओसी होती है। तो उस विभाग के भी जो अधिकारी होते हैं वो इन्हीं के स्तर के होते हैं। क्या जो इनके स्तर के अधिकारी होते हैं, चलिए देखिए, बचाव के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जिम्मेदारी समझनी है। सूर्यकांत धस्माना जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं, आप भी सरकार में रहें। देखिए, विकास के नाम पर सारी चीजें हो रही किस तरीके से, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे वो प्रतिभा पलायन को लेकर के बात की जाती कि उत्तराखंड में बड़ा प्रतिभा पलायन हो रहा है, जिससे होटल इंडस्ट्री किस तरीके से डेवलप हो रही है, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन बड़ी बात है, एक सुनियोजित ढंग से होना चाहिए, जिसकी अनदेखी साफ तौर पर यहां पर नजर आ रही है। मेरा खास सवाल आपसे जी। देखिए, फिर मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि हमको इस हिमालय के भूभाग को समझना चाहिए। जो अभी अजय जी जो बात कह रहे हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, ये मिड हिमालय का हमारा जो भूभाग उत्तराखंड है, ये हिमालयी श्रृंखलाओं में सबसे नया पहाड़ है, शैशव काल में है, ये बच्चा पहाड़ है, और इसकी बनावट अभी हजारों लाखों वर्षों तक होनी है। अभी ये इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, ये पूरा पहाड़ बना नहीं है, अभी ये पहाड़ बनने की एक प्रोसेस में है। तो इसलिए इसमें भूगर्भीय हलचलें, इसमें अर्थक्वेक्स, इसमें लैंडस्लाइड्स, इसमें क्लाउड बर्स्ट, ये सारी जितनी चीजें हैं पहाड़ से जुड़ी हुई, ये इस मध्य हिमालय के भूभाग में है।
हमने जब इसमें रेलवे का जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में जब कल्पना करी थी, उसके बाद बहुत व्यापक पैमाने पर इसका सर्वे करवाया और सर्वे कराने के बाद जियोलॉजिकल जो इसकी रिपोर्ट्स हैं उनका अध्ययन चल रहा है। अब आपने जो एक बात कही और अजय जी ने भी वो बात कही कि आपाधापी क्यों है, आप छुप छुप उसको एकदम तुरंत क्यों करवाना चाहते हैं? इसमें बिना इसकी जियोलॉजिकल स्थितियां जाने, बिना इसकी भूगर्भीय जो अंचलें हैं उनको स्टडी किए, अगर आप अंधाधुंध आप देखिए सारी जो बॉर्डर रोड्स हैं, बॉर्डर रोड्स पहले भी थी, ऐसा नहीं है बॉर्डर रोड्स आज ही बन रही हो। वो बॉर्डर रोड्स का चौड़ीकरण जिस आप ऋषिकेश से शुरू करिए और बद्रीनाथ जी तक चले जाइए, आप चारों धाम में जो ऑल वेदर रोड के नाम पे अंधाधुंध विस्फोट हुआ है, ऑल वेदर रोड के नाम पर जिस प्रकार से पूरे पहाड़ में, आपको मालूम है 2021-22 की अगर आप सड़क दुर्घटनाओं के आप आंकड़े उठाएं तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतनी दुर्घटनाएं, रिकॉर्ड दुर्घटनाएं, बोल्डर गिरने से, पत्थर गिरने से, लैंडस्लाइड होने से, पहाड़ खिसकने से, ये एक साल के अंदर रिकॉर्ड सड़क दुर्घटनाएं भी उसमें मौतें हुई। हमारा एक कहना है जो जोशीमठ की स्थिति है उसको आपको समझना पड़ेगा कि वो एक मलबे का ढेर है, उसके ऊपर जो अभी हलचल हुई है और जिस प्रकार से टनल खोदी गई है, जिस प्रकार से विस्फोट हुए हैं, जिस प्रकार से चौड़ीकरण सड़क का हुआ है, उसके कारण अब उसमें रहना खतरनाक है, इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अच्छा सूर्यकांत धस्माना जी, एक सवाल का जवाब मैं आपसे और चाहूंगा कि लगातार किस तरीके से जो विपक्ष की अपनी भूमिका है, लगातार आप लोग यूके SSSC मामला उठाते हैं, क्राइम का मामला उठाते हैं, बेरोजगारों का मामला उठाते हैं, युवाओं की भर्ती कम, ऐसे मामलों को लेकर के आप लोग कितनी बार धरने पर बैठे? मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसी, मैं तो उत्तराखंड में पिछले 3.5 दशक से राजनीति कर रहा हूँ। अगर मेरी व्यक्तिगत बात करेंगे तो देहरादून की कोई, उत्तराखंड की कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं है। 1991 का उत्तरकाशी का भूकंप है, मैं 11 दिन वहां रहा। 1999 का चमोली टिहरी का जो भूकंप है रुद्रप्रयाग का, उसमें मैं लगातार रिलीफ वर्क में रहा। तमाम क्लाउड बस्ट की घटनाएं, चाहे वो बूढ़ा केदार में हुई हो, चाहे ऊखीमठ में हुई हो, हमेशा हम सक्रिय रहे। हमने पर्यावरणीय चिंताएं, देखिए उत्तराखंड एक जो विशेष इसका जो जियोलॉजिकल जो इसका एस्पेक्ट है, अगर हम उसको नजरअंदाज करेंगे, अगर हम आप ये जो यहाँ का पहाड़ है, यहाँ की जो घाटी है, यहाँ की जो टेरेन है, यहाँ का वो, अगर आप उसको मुंबई बनाने की कोशिश करेंगे बद्रीनाथ धाम को, अगर आप उसको गुजरात बनाने की कोशिश करेंगे या बनारस बनाने की कोशिश करेंगे केदारनाथ को, तो मैं समझता हूँ वो कुछ बनाने की नहीं, लेकिन वो बनाया, लेकिन एक सिस्टमैटिक ढंग से चीजें हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अजय कुमार आर्या जी, लगातार मैं फिर घुमा फिरा के यही कह रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है कि मेरी सरकार थी तब वो आपदा आई थी, मैंने ये किया, और उस वक्त मेरी सरकार थी तब ये प्राकृतिक आपदा किसी भी सरकार के समय में आ सकती है। बड़ी बात ये कि राहत मिले। आप भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि विकास के कार्य हर सरकार में हुए, लेकिन कहां पर चूक हुई, गलती कहां पर? अब आगे की अगर बात करें, क्योंकि अब बात जोशीमठ के वजूद को लेकर के हो रही है, क्या रहेगा जोशीमठ, कितना वजूद रहेगा वहां के रहने वाले लोगों के लिए, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, क्या आप सलाह देना चाहेंगे? आज मैं आपका सुझाव आमंत्रित करता हूं, सरकार भी सुनेगी। सबसे पहले मैं सुरेश जी जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी है, उनका ये जरूर नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने सरकार को डिफेंड करें, लेकिन वो ये कह दें कि इसकी एनओसी फला फला विभाग से और भूवैज्ञानिकों से ली गई होगी। मैं आपके चैनल पे बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर उनकी रिपोर्ट्स को आप निकालेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा कि इस स्तर से अधिक ले जाने के योग्य ये क्षेत्र नहीं है, इस जैसे क्षेत्र, क्योंकि वैज्ञानिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से गवर्न नहीं होते हैं। जी। ये एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए और क्या इसका भविष्य बचेगा, अगर सरकार, देखिए इस समय तो जोशीमठ एकदम भूस्खलन के मुहाने पे खड़ा है। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि वहाँ से उन लोगों को जरूर इवैक्यूएट कर लें जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि अभी स्नोफॉल हुआ, धीरे धीरे बर्फ़ पिघलेगी, और अगर ये बर्फ़ पिघलेगी तो पूरी संभावना है ये क्रीप की एक्टिविटी और तेज़ी से बढ़ेगी। तो उसमें कोई राजनीति किसी को देखिए करने की आवश्यकता है नहीं, न बीजेपी को, न कांग्रेस को, न सपा बसपा, इन सबसे वैज्ञानिकों को कोई लेना देना नहीं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात
विकास की गति को बढ़ाने के लिए मुझे तो लगता है कि रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में ये सब वोट की ही राजनीति है कि जल्दी से जल्दी हम रोड्स बना दें ताकि लोगों को दिखाई पड़ने लगे, और इससे बचना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम जल्दबाजी के चक्कर में वैज्ञानिक इनपुट की अनदेखी करते हैं, और ज़्यादातर जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं जिन्हें लाल फीताशाही कहते हैं, वो चाटुकारिता के चक्कर में हमेशा वैज्ञानिक इनपुट को हमेशा ही नेग्लेक्ट करते हैं। उनको लगता है कि वैज्ञानिक पर्यावरण को पूरा प्रोटेक्ट किए बैठे हैं और कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी को होने नहीं देना चाहते हैं, पर यह पूरी तरीके से निराधार है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से ही पूरी दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं। जब आप देखिए, जब सऊदीया में बुर्ज खलीफा खड़ा हो सकता है, इंडिया में बहुत सारे स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, तो जल्दी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि एक आपके एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये कच्चे पहाड़, ये सच बात है कि हिमालय अभी बनने की प्रक्रिया में है। यहाँ पे भूकंप आना साधारण बात है, जरूर आएगा। अब आप देखिए, हम आज से 20 साल पहले जब हिमालय में फील्ड वर्क करने जाते थे तो हमें लकड़ी के मकान मिलते थे, उसके बाद धीरे और स्लेट की उसकी छत होती थी। धीरे धीरे सारे मकान पिछले 10 साल में देख रहे हैं पक्के मकान बन गए। देखिए, हिमालय के जो मिडिल हिमालय और हायर हिमालय है या लेसर हिमालय भी कहें, ये पक्के मकानों के स्ट्रक्चर के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसमें आप सरिया डालेंगे ये रीएडजस्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी प्रकार के मूवमेंट का। ये जो पिलर सीमेंट के खड़े हैं, इसी वजह से हो रहा है। पहले रॉक कॉलम में मिट्टी भर करके, ये दोनों लोग बड़े वरिष्ठ हैं, जोशी जी और अन्य जो आपके सूर्यकांत धस्माना जी, इनको मालूम है कि धीरे धीरे लोगों ने मैदानी भागों से देख करके अपने यहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, और पता नहीं कैसे उनको एनओसी प्राप्त हो जाती है कि आप 2 मंजिला 2.5 मंजिला तक बनाने की, पता नहीं कैसे एनओसी। उसी का तो सवाल आपने जवाब भी तो दे दिया था कि जो मैनेजर हैं किस तरीके से जो अपना काम दिखाना चाहते हैं, और इसी सवाल का जवाब मैं सुरेश जोशी जी से लेना चाहूंगा। सुरेश जी, जैसा कि वैज्ञानिक अजय कुमार आर्या जी ने कहा, 2 बातें बड़ी कंटेंट पूर्ण कहीं जिनका मैं जवाब चाहूंगा। मैं इधर उधर की कोई बात नहीं, एक विकास की जल्दबाजी और दूसरा उनका जो वैज्ञानिक जो इनपुट है उसकी साफ तौर पर अनदेखी की जाती है, और उसी की परिणति साफ तौर पर देखी जा सकती है। नहीं लगता आपको? बिल्कुल बेबाकी से इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा आपसे। नहीं, देखिए आलोक जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं, जिस टॉपिक पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जोशीमठ और अदर हिमालयाज, जैसे अजय जी ने एक बात बोली कि उन्होंने कहा कि भाई जो वैज्ञानिक रिपोर्ट देते हैं वो रिपोर्ट मतलब एकदम क्लियर कट नहीं होती है कि ये रेल या का रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, या ऑल वेदर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, प्रोजेक्ट बनने नहीं चाहिए नहीं। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट जो आज बने हैं, ऑल वेदर रोड, रेलवे और आपके जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, ये सारे प्रोजेक्टों को लेकर के भूवैज्ञानिक पर्यावरणविद ये सब सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट से भी इन सारे प्रोजेक्टों की क्लियरेंस है। उसकी क्लियरेंस के बाद ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं। इसलिए जो है कि ये कहना कि भाई इसमें सरकारों ने जल्दीबाजी की है या सरकारों की टेक्नोलॉजी फेल है, भाई आखिर देखिए, जिन लोगों ने रिपोर्ट दी हैं उन्होंने भी कोई किसी मानक के आधार पर दी होगी। मैं इस बहस को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन दूसरा सवाल, जो कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, नहीं होना, कल तक यही लोग कह रहे थे कि साहब सोनिया जी ने रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, मनमोहन सिंह जी आए थे, ये हमसे कहते थे। अच्छा, वो था कुछ नहीं, लेकिन कहीं पत्थर लगा लिया था इन्होंने। ऑल वेदर रोड के लिए हरीश रावत जी के मैं दर्जनों बयान दिखा दूंगा कि साहब ये तो मैंने कटवाई, बीजेपी श्रेय ले रही है। आज ये उलट कहते हैं कि साहब ये तो हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बीजेपी वालों ने गलत कर दिया। तो क्या कांग्रेस पार्टी कोई आज के दिन कोई ऐसा दस्तावेज पेश कर सकती है जनता के सामने, एक श्वेत पत्र जारी कर दे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जोशीमठ आपदा के बाद अब कोई भी प्रोजेक्ट जो है कि नहीं बनना चाहिए, डेवलपमेंट जहां पर है उसी को मेंटेनेंस करते हुए आगे चलो, न्यू प्रोजेक्ट क्लोज। क्या ये कांग्रेस बोल सकती है? तो कांग्रेस बोल देगी, लेकिन आपको भी यकीन दिलाना होगा कि उस पर कितना अमल करेंगे। सूर्यकांत धस्माना जी, इस सवाल का जवाब जरा मैं आपसे ही चाहूंगा। बात देखिए श्वेत पत्र तक आ गई है। देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है। इसमें आरोप प्रत्यारोप में मैंने आपको पहले भी कहा, 1976 में जब मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई तब कांग्रेस की सरकार, 1977 में उत्तर प्रदेश में और भारत में जनता पार्टी की सरकार आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ा घटक थी। अब इस पोस्टमार्टम में हम लग जाएंगे तो जो असली मुद्दा है वो तो रह जाएगा। सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। कांग्रेस एफिडेविट लिख कर दे दे, कांग्रेस एफिडेविट लिखने की बात नहीं कर रही है। कांग्रेस आपसे कोई ऐसा आश्वासन या घोषणा भी नहीं चाह रही है कि हम विकास के काम सारे रोक दें।
लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नजरअंदाज करना और केवल आपाधापी में जो आपने रेलवे प्रोजेक्ट का, ये वास्तव में ड्रीम प्रोजेक्ट कांग्रेस का ही था और A.K. एंटनी साहब ने आकर के बाकायदा गोचर में इसका शिलान्यास रखा था, इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद हमने जल्दीबाजी नहीं करी, हमें छुप कराने की जल्दीबाजी नहीं थी। हमको मालूम है कि मिड हिमालय का जो रीजन है इट इज वेरी सेंसिटिव जियोलॉजिकली। वहां पर जियोलॉजिस्ट के जो उसके मत हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो वैज्ञानिक मत है उनको ध्यान में रखते हुए, उसका सारा का सारा पूरे पहाड़ में कैसे रेल कर्णप्रयाग तक जाएगी उसके बारे में जो हमारी वैज्ञानिक स्टडीज है उसमें हम लोगों ने टाइम लगाया। जी। अब आप तो ये चाहते हो कि 2024 में ये कर दें, 2022 तक ये कर दें, आपका जो नहीं, बड़ी बात है कि सरकार को आईना दिखाने से पहले खुद आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं और कौन से आपके प्रोजेक्ट थे, उसमें कितनी हिलावाली बरती गई, इस पर ये खैर वैज्ञानिक इस पर भी देखेंगे, सरकार देखेगी। लेकिन सुरेश जी, आप कुछ अपनी बात जल्दी से रखना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए आलोक जी, मेरा कहना ये है कि आज के दिन हमें प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, हमें रोड भी बनानी है, हमें डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें साइंटिफिक जो थ्योरी है, जो नए अपने जो है कि इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नई व्यवस्थाएं आ रही हैं कि देखो दुनिया को देख करके हम उस टेक्नोलॉजी को कैसे इजाज कर करके पहाड़ का विकास कर सकते हैं। ये नहीं कि हम ये भी नहीं कह सकते कि चलिए बिल्कुल, यानी कि बात अब घूम फिर के आ गई ना कि पहाड़ का विकास हो, वो भी एक सुनियोजित ढंग से, तो आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं की कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक फाइनल कमेंट में आज अजय कुमार आर्या जी से भी आज की डिबेट का कुल मिलाकर के जोशीमठ में जो तस्वीर नजर आई है, आगे ऐसे भी कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको बचाया जा सकता है, जिनमें मानकों की अनदेखी की गई है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से? सर जल्दी से। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं उत्तराखंड और हिमालय में पिछले 18.5 साल से काम कर रहा हूँ। मैं ये आपके जो प्रवक्ता सुरेश जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं उनको थोड़ी सी एक एडवाइस देना चाहता हूँ। ये काम पूरे उत्तराखंड में जितना जल्दी हो करा लें। ये उत्तराखंड में आप स्लोप मैपिंग, जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग, रॉक टाइप, हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज, स्ट्रक्चरल मैपिंग, लैंडस्लाइड हेजार्डिनेशन मैपिंग और वाटर सीपेज कंडीशन और नदियों से उनकी दूरी, इसका अध्ययन आप 1:5000 स्केल पे अवश्य करा लें, क्योंकि अभी तक 1:50,000 स्केल पे बृहद रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। जिस भी संस्था को आप लाना चाहें आपका स्वागत है। इसरो को आप शामिल कर सकते हैं। उत्तराखंड में आपके पास डायरेक्टरेट जियोलॉजी ऑफ माइनिंग है, उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, वाडिया इंस्टीट्यूट है, कितनी बड़ी, वहां के कितने वैज्ञानिक है, सरकार जब चाहे तो मदद ले सकती है। बिल्कुल सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अजय कुमार आर्या जी, सूर्यकांत धस्माना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश जोशी जी, देखिए आज आपको कितने सारे सुझाव मिले, अजय जी ने जोड़े और सूर्यकांत धस्माना जी आपने भी अपनी तमाम सारी अहम बातें रखी। आप सबका एक बार वाकई में तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इस वक्त जोशीमठ में जो हालात हैं, जो तस्वीर है, वो तस्वीर कैसे बदली जा सकती है, मंथन इस पर लगातार जारी होना चाहिए। विचार हम सबको करना है। नमस्कार।